ओके थे ये थोड़े लेंदी हैं, जो मैंने एक ऐड किया वो भी कम से कम 15 मिनट ले जाएगा अपना। चलिए, सबसे पहले कूलम लॉ सबको पता है, दो फॉर्म्स में आपको बताया जाता है, एक होता है आपके पास स्केलर फॉर्म और एक होता है वेक्टर फॉर्म। ठीक है, थोड़ा रिस्पॉन्स दीजिए ताकि हम इसको जल्दी जल्दी कवर कर सकें। फोर्स आपको पता है क्या होता है, दो चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन क्या होता है, Q1 Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता है। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ई नॉट की वैल्यू 8.8 इंटू 10⁻⁻12 होती है। अगर कोई और मीडियम रहता है तो ई नॉट की जगह पर क्या आता है, EM, और EM की वैल्यू क्या होती है बेटा, ई नॉट इंटू में ER। ER क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी। ई नॉट कब लगाते हैं हम लोग, जो वैक्यूम में या एयर में आपके पास फोर्सेस हम चेक कर रहे हैं तब हम ई नॉट यूज करते हैं, अदरवाइज हम EM यूज करते हैं। और EM की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, ई नॉट इंटू ER। और इसी के ऊपर एक सवाल आया हुआ था इस बार, ER को हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोल देते हैं। ठीक है, इसी पे एक क्वेश्चन आया हुआ था, न्यूमेरिकल वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जो ऑप्शनल होते हैं, उसमें एक सवाल आया था अभी जनवरी शिफ्ट में। नेक्स्ट, कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म अगर आपको रिप्रेजेंट करना है, ये फॉर्म थोड़ा याद होना चाहिए, कई बार हो सकता है किसी डायरेक्शन को लेके आपको कोई सवाल पूछ ले। सो वेक्टर फॉर्म में आप कैसे लिखते हैं, जैसे मान लीजिए आप फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज निकाल रहे हो ड्यू टू सेकेंड चार्ज। ठीक है, तो वो आपके पास, अगेन आप पहले फॉर्मुला लिख लो, वो क्या होता है आपके पास, Q1 Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर। 1 2 यहाँ है तो यहाँ 1 2 है, और एक हम लोग क्या लगाते हैं, यूनिट वेक्टर R12 कैप। R12 कैप क्या है, R1 माइनस में R2। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस सबको पता है, ये क्या होता है, इसका मतलब, हम फोर्सेस का सम कर देते हैं। हाँ मतलब मान लीजिए किसी भी आप एक चार्ज के ऊपर निकाल रहे हो नेट फोर्स ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस, तो वो वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस होता है ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस। जैसे मान लो मैं फर्स्ट में सेकंड पे निकाल रही हूँ ड्यू टू फर्स्ट। जैसे जनरली इसको छोड़ो, आप ऐसे करो, देखो मान लो आपके पास ये चार्ज नंबर Q1 है, और यहाँ है आपके पास Q2, यहाँ है Q3, यहाँ है Q4। तो अगर मैं नेट फोर्स देखना चाहती हूँ Q1 पे ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस, तो मैं कैसे लिखूंगी, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड, प्लस में फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू थर्ड, प्लस में फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू फोर्थ। सिंपल, बहुत सिंपल सिंपल सवाल आ जाते हैं इसके ऊपर। इलेक्ट्रिक फील्ड सबको पता है, एक प्लस Q चार्ज से आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और एक माइनस Q चार्ज में इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हम शो करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कोई एक्चुअली में लाइंस होती हैं क्या, एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। अगर हम किसी चार्ज के आसपास कोई एक यूनिट चार्ज रखें तो उसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन देखा गया, तो फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट इज डिफाइंड एज फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट दैट पॉइंट व्हेन अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। ठीक है, आगे सिंपल सिंपल बात है कि आपके पास यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलम। डायरेक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज एंड टूवर्ड नेगेटिव चार्ज, हमें पता है ये बात। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से अवे होती हैं, नेगेटिव की तरफ होती हैं। और अगर मान लीजिए मुझे किसी भी चार्ज की वजह से किसी पॉइंट के ऊपर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है जो कि एक r डिस्टेंस की दूरी पे है, तो कैसे लिखते हैं हम लोग, Q बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। सिंपल, क्लियर है ये चीज सबको। मान लीजिए मुझे एक्स पॉइंट पे निकालना है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो क्या करते हैं हम लोग, Q बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, resultant electric field at a point due to several charges equal to vector sum of the fields due to individual charges। जैसे हम लोगों ने फोर्स के लिए सुपरपोजिशन लगाया ना, वैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी लगाते हैं। क्लियर है सबको यहाँ पे, यस मैम। यस मैम। चलिए, अब मैं ना कुछ प्रॉपर्टीज आपको रिवाइज करा रही हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, क्योंकि एक दो बार सवाल ऐसे देखे गए हैं जो फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज पे आए हुए हैं। 2015 में भी एक सवाल आया हुआ है, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी अभी। तो ये सिंपल बात अभी मैंने आपको बताया कि प्लस Q चार्ज से आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, माइनस Q चार्ज में इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है, अब आप कैसे बताएंगे, दो चार्ज फील्ड लाइंस को देख के आप कैसे बताएंगे कि कौन सा मैग्नीट्यूड जो है वो ज्यादा है, किस किस चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। जितना बड़ा चार्ज होता है बेटा उसकी फील्ड लाइंस उतनी डेंस होती है। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस
डायरेक्शन ऑफ एरोज से दिखाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज मैं फटाफट बता रही हूँ। देखो, इमेजिनरी लाइंस है अगेन पॉजिटिव से जा रही है, नेगेटिव में खत्म होती हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। क्लोज लूप नहीं बनाती है, यहां से शुरू होकर दूसरे में खत्म हो रही है। दे डू नॉट टर्मिनेट इन स्पेस, स्पेस में कहीं पर गायब नहीं हो जाती है। एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस फ्रॉम या टू अ चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। जितना बड़ा चार्ज होगा ना, उतनी ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है। जैसे अगर मान लीजिए मैंने लिया यहाँ पर प्लस क्यू, सपोज इसकी फील्ड लाइंस 2 थी, तो प्लस 2 क्यू लूंगी तो कितनी हो जाएगी? 4, प्लस 3 क्यू लूंगी तो कितनी हो जाएगी? 8। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। नेक्स्ट पे चलते हैं। फील्ड लाइंस आर सिमेट्रिक अबाउट लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। इसके ऊपर कोई सवाल बना सकते हैं, ध्यान रखना। हो सकता है मान लीजिए आपको दे दें +2q और एक दे दिया सपोज q, और यहां से आपको ऐसे कुछ -q लगा लो, चलो यहां से आपके पास निकलेंगी फील्ड लाइंस और यहां पर आती है। तो कई बार क्या करते हैं, आपको पता है कि सिमेट्रिक है, तो आपको पूछेंगे कौन सा चार्ज बड़ा है। आपको Q1 दे दिया, Q2 दे दिया, चलो अभी तो मैंने आपको बता दिया +2q है -q है। आपको नहीं दे रखा, मान लीजिए x और y दे रखा था और आपको सिर्फ फील्ड लाइंस ड्रॉ करके दे दी, तो आपसे पूछेंगे किसका मैग्नीट्यूड बड़ा है। तो वो आप कैसे चेक करेंगे? पहली बात तो सिमेट्रिक होती है, दूसरी बात आप क्या बोलेंगे कि जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उसमें आपके पास फील्ड लाइंस डेंस होंगी, तो वहां पर छोटा एंगल बनेगा, और जिसका यस आपके मैम। मान लीजिए मैग्नीट्यूड कम है तो दूर दूर फील्ड लाइन होगी। तो इस तरीके से प्रॉपर्टी पे घुमा फिरा के कोई ना कोई सवाल आ जाता है, इसलिए मैं ये फटाफट आपको रिवाइज करा रही हूँ। नेक्स्ट पे चलते हैं। डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस गिव अ मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड। जैसे ए बी सी पॉइंट ले तो आपको साफ साफ पता लग रहा है कि ए पॉइंट पर ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है बी पॉइंट के कंपैरिजन में, और सी और ए के आप देख सकते हैं बराबर सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ चार्ज। सरफेस ऑफ चार्ज के परपेंडिकुलर हम शो करते हैं। टेंजेंट जहां ड्रॉ होता है, मान लीजिए कोई भी फील्ड लाइन, अगर मैं किसी पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखना चाहती हूँ तो वहां मैं टेंजेंट ड्रॉ करती हूँ। जो टेंजेंट का डायरेक्शन है वहां से मुझे डायरेक्शन मिल जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती, क्योंकि उस केस में आपके पास एक पॉइंट पर दो डायरेक्शन हो जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की, एंड दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। फील्ड लाइंस आर रिपेल्ड बाय पॉजिटिव चार्ज। जैसे मान लीजिए एक पॉजिटिव चार्ज है और फील्ड लाइंस आ रही है तो वो रिपेल करेगा। ठीक है, अगर नेगेटिव चार्ज है तो फील्ड लाइंस अट्रैक्ट होती हैं उसकी तरफ। पैरेलल इक्विस्पेस स्ट्रेट लाइंस रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम इक्वली स्पेस दिखाते हैं। नॉन यूनिफॉर्म कहीं पर कम पास में है, कहीं पर दूर में, इस तरीके से। फिर आता है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर के सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर शो की जाती है। अब ये क्वेश्चन बताइए, आपको दो चार्ज दे दिए Q1 Q2 और रेशियो पूछा है आपको चार्जेस का, Q1/Q2 क्या होगा? बताओ, मेरी आवाज आ रही है? यस यस मैम। मैम। बताइए। प्रॉपर्टीज में से ही एक सवाल बनाया है। जयवीर, आप भी सीयूईटी के बैच में थे बेटा? जयवीर भी आई थिंक क्लास में आए हुए पहले। 2:1। यस, पहली बात तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होता है, तो हम लिख सकते हैं Q1/Q2 इज इक्वल टू N1/N2। सिंपल लिख सकते हैं ना? अब यस यहाँ मैम। पर नंबर गिन लीजिए कितना है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 है, और इधर कितना है? 4 है। तो 4 1 जा 4 2 जा 2:1। ये तो हो गया मैग्नीट्यूड में। अगर मान लीजिए मुझे साइन भी दिखाना होता कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, तो आपको पता है कि Q1 से निकल रही है तो वो पॉजिटिव हो गया, और Q2 में एंटर कर रही है तो नेगेटिव चार्ज हो गया, राइट? तो -2:1 आ जाता। क्लियर है सबको? यस मैम। चलिए, अब एक और प्रॉपर्टी है फार फील्ड और नियर फील्ड से रिलेटेड। सपोज आपके पास दो चार्जेस हैं, नियर फील्ड। सपोज आपके पास एक चार्ज है +2q, ठीक है, एक चार्ज है आपके पास +q, और हम मान लेते हैं कि -q कर लीजिए कि +2q से कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है? 4, और इससे आपके पास कितनी है? 2।
तो हम दिखाते हैं इस तरीके से 1 2 3 4। यहाँ पर आपके पास 2 फील्ड लाइंस आ रही हैं क्योंकि इसका आधा है मैग्नीट्यूड में। तो सपोज आपके पास कुछ ऐसे आ रही है, तो आप ऐसे ही दिखाते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये आप नियर फील्ड से देख रहे हैं, तो आपको दिख रही है कि यहाँ पर 2 रह गई हैं और 2 इसमें एंटर कर गई हैं। लेकिन अगर आप फार फील्ड से देख रहे हैं, मतलब दूर से अगर आप इसको ऑब्जर्व करेंगे, तो ये एक सिस्टम है। अगर आप दूर से देखेंगे तो ये एक सिस्टम है जिसमें से 2 फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं। बट ऐसे तो हो नहीं सकता कि आपके पास एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फील्ड लाइन निकल रही है। जैसे अगर सिस्टम की बात करें तो ये नेट चार्ज कितना हो गया इस डब्बे के अंदर, प्लस क्यू। और Yes, प्लस ma'am. क्यू की अगर फील्ड लाइंस आप चेक कर रहे हो तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक तरफ आप दिखाओगे। तो कैसे हम इसको बनाते हैं कि ये वाली जो फील्ड लाइंस है ना, ये भी आपके पास कैसे आएंगी, थोड़े से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बढ़ा के चेक करें। ऐसे कर लीजिए, ये आप कर लो 6 और ये कर लो 4, ठीक है। सो ये आपके पास हो गया, ये इधर भी आ जाएगा और ये फील्ड लाइन भी ऐसे ही आएगी ऐसे, और इधर से ये फील्ड लाइन भी आएगी ऐसे। डब्बा थोड़ा बड़ा कर लीजिए। अब देखो, हम अगर दूर से देखें तो हमें क्या दिखेगा कि नेट चार्ज कितना है Q, और उसमें से 2 फील्ड लाइंस आपके पास क्या होनी चाहिए, बाहर होनी चाहिए। तो ये इस तरीके से तो पॉसिबल नहीं है, तो आप कैसे दिखाएंगे इसको, थोड़ा सा ये ऐसे आएगी, इसको 2 कर लो। तो ये आपके पास आएगा, फील्ड लाइंस आपके पास ये आएंगी, ये 2 तो इधर दिखाई जाएंगी, और ये वाली आपके पास कैसे आएगी। ये मैं इसलिए ड्रॉ करके दिखा रही हूँ क्योंकि इस पे एक सवाल आया बेटा। ये आएगा कुछ इस तरीके से, ऐसे, क्योंकि इसके अंदर तो एंटर कर नहीं सकता। तो ये आपके पास ऐसे इस तरीके से, अगर आप बाहर से देखेंगे तो आपको 4 लाइंस दिखेंगी, यानी कि एक चार्ट से 4 लाइंस आ रही हैं इस तरीके से। कोई डाउट है तो पूछो मुझसे अभी इससे रिलेटेड। हमने क्या किया है, हमने 2 चार्ज लिए, एक +2 क्यू लिया, एक -Q लिया। सो मैंने क्या किया यहाँ पे कि चलो इसमें से सपोज फॉर एग्जांपल 6 फील्ड लाइंस हैं और इसमें से आपके पास कितनी है, 2 फील्ड लाइंस है। तो यहां से आप जाएंगे तो इधर 2 तो इसके अंदर एंटर कर जाएंगी, रिमेनिंग बची 4। अब रिमेनिंग 4 को अगर आप दूर से देख रहे हैं तो नेट चार्ज जो डब्बे में है वो कितना है, Q। तो उससे 4 फील्ड लाइंस आनी चाहिए। तो यहाँ से क्या हो रहा है कि ये जो है इस तरीके से दिखाई जाएगी ऐसे, और 2 आपके पास ऐसे। अब आप बोल सकते हैं कि ये फार फील्ड से देखने पर ऐसे दिखेगा। क्लियर है। Yes, Yes, ma'am. ma'am. चलो अब बात करते हैं मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे मान लीजिए 2 कैपेसिटर वाला भी केस होता है, एक प्लेट पॉजिटिव होती है, एक प्लेट नेगेटिव होती है। तो हम एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर लेते हैं। उसके अंदर अगर मान लो मैंने कोई चार्ज एंटर करा दिया विद सम स्पीड u, तो वो डिफ्लेक्ट होता है। क्यों डिफ्लेक्ट होता है बताइए, क्यों डिफ्लेक्ट होता है। सपोज एक +Q चार्ज है, तो ये डिफ्लेक्ट क्यों हो रहा है, सीधा क्यों नहीं जा पा रहा। Electric field. फोर्स लगेगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। इलेक्ट्रिक फील्ड की आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स बाय में चार्ज। तो फोर्स क्या होता है आपके पास, EQ, ठीक है। Yes, यानी ma'am. इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है। अब पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स किधर लगता है, टूवर्ड्स फील्ड लगता है। अगर नेगेटिव चार्ज होता तो अपोजिट टू द फील्ड लगता। तो हमने लिया है +Q, तो इस पे एक फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, जिसकी वजह से धीरे 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 अपने पाथ से डेविएट होता जा रहा है, ठीक है। तो आपसे कई बार सवाल पूछ लेते हैं, जब ये बाहर निकल रहा है, एग्जिट कर रहा है, तो कितने एंगल पे एग्जिट कर रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ। ये सवाल कई बार पूछा जाता है। तो इसको स्टडी करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम एक्स और वाई डायरेक्शन में मोशन को ब्रेक करते हैं। जैसे एक्स डायरेक्शन में मुझे इनिशियल वेलोसिटी ऑफ चार्ज पता है कितनी है, ux मान लेते हैं, दिस इज u। चलो यहाँ पर u दे रखा है तो u मान लेते हैं। y डायरेक्शन में कुछ भी नहीं है, ui 0 है और ux आपके पास u है।
एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में कुछ भी नहीं है, लेकिन एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में आएगा। वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या आएगा? फोर्स क्या होता है? मास इनटू में एक्सेलरेशन, और यहाँ EQ पर by फोर्स m. की वैल्यू क्या है? ई इंटू में क्यू, यानी एक्सेलरेशन कितना हो गया? ई क्यू बाय में एम। एक्सेलरेटेड है ना, टू जिधर फोर्स होता है उधर एक्सेलरेशन होता है, तो फोर्स आपके पास इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड है, तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा? ई क्यू बाय में एम। ठीक है। सपोज किसी भी टाइम की अगर आप बात कर रहे हो, किसी जनरल टाइम टी के ऊपर, इसने जो ये डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो एक्स है, और इसने ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो वाई है। ठीक है, तो मुझे निकालना है वी एक्स और वी वाई। तो वी वाई कैसे निकालें बताओ? इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करते हैं। वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस में ए वाई टी। सो वी वाई यू वाई कितना है आपके पास? जीरो। हॉरिजॉन्टली आपने कोई चार्ज को एंटर कराया है। ए वाई आपने अभी निकाला है, कितना है? ई क्यू बाई एम इंटू में टाइम, Yes, ma'am. राइट। सो यहां से आपके पास वी वाई की वैल्यू कितनी आ गई? ई क्यू बाई एम इंटू में टाइम। अच्छा, वी एक्स क्या होगा? वी एक्स एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, सो उसके अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा। ठीक है, तो वी एक्स आपके पास, अगर आप लिखना भी चाहें तो लिख लीजिए, वी एक्स क्या होगा आपके पास? यू एक्स प्लस में ए एक्स टी। किसी भी टी टाइम की बात करें तो एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन कुछ भी नहीं है, सो वी एक्स यू एक्स के बराबर है, यानी किसके बराबर हो गया? यू। सो किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर वी एक्स की वैल्यू यू है और वी वाई की वैल्यू क्या है? क्यू ई टी बाय में एम। यहाँ पर मैंने स्मॉल क्यू लिया हुआ है, यहाँ इन्होंने प्रिंट के अंदर कैपिटल क्यू लिया हुआ है। ठीक है, आप किसी क्वेश्चन में अगर निकालना पड़े टाइम, टाइम भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हो? यूज योर इक्वेशन एस एक्स इक्वल्स टू यू एक्स टी प्लस में हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। किसी ये टाइम अगर आप निकालना चाहते हो तो क्या आएगा आपके पास? ये तो है ही नहीं, खत्म। एस एक्स क्या है टी टाइम के अंदर? डिस्प्लेसमेंट हुआ एक्स इंटू इक्वल्स टू यू इंटू में टी, तो टी कितना आ गया आपके पास? एक्स बाय में यू। ठीक है, अगर मुझे डिफ्लेक्शन निकालना है, सपोज कि टी टाइम में मेरी जो स्टोरी है वो कहां पहुंच चुकी है? वो यहां पहुंच चुका था चार्ज टी टाइम के अंदर, कि भाई ये मैंने मान लिया चलो एक्स हो गया, ये आपके पास कितना हो गया? वाई हो गया, जब वो बाहर एग्जिट कर रहा है। ठीक है, सो यहां से आप एक तो निकाल सकते हैं वी एक्स, एक निकाल सकते हैं वी वाई। सिमिलरली सेम वेरिएबल्स में बनेगा, मैंने थोड़ी आगे का टाइम ले लिया, टी टी एक जनरल टाइम है, थोड़ा बड़ा करके ले लो। तो यहां से अगर मैं इस ट्राइंगल के अंदर ये वाला जो ये रिजल्टेंट बनेगा ऐसे, यहाँ पर टेंजेंट थीटा निकालूं, दैट इज इक्वल टू वी वाई बाय में वी एक्स। आप वी वाई भी निकाल चुके हो और आप वी एक्स भी निकाल चुके हो, दोनों को डिवाइड करोगे तो आपके पास ये डिफ्लेक्शन एंगल आ जाएगा। मतलब अगर मैं एग्जिट पॉइंट पे देख रही हूँ तो वहां आ जाएगा, या बीच में कहीं पर आप देख रहे हो वो भी आ जाएगा। ये बात सबको समझ में आ गई? Yes, ma'am. ठीक है, अब अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालना चाहूँ किसी भी पॉइंट के ऊपर, यहाँ पर टेंजेंट देखते हैं ना, वेलोसिटी तो ऐसे है बट उसके दो कंपोनेंट है, एक एक्स डायरेक्शन में एक वाई डायरेक्शन में। सो हम यहाँ पर अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि दोनों के अंदर 90 डिग्री का एंगल है। सो वी एक्स आप निकाल चुके, वी वाई आप निकाल चुके, ये वाला एक्सप्रेशन बन गया। अब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, आपको ये दिख रहा है पैराबोला जैसा बन रहा है, और पैराबोला में अगर y इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर आ जाता है तो हम बोलते हैं पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री। तो वो हम कैसे करेंगे? जैसे हम लोगों ने ये एस एक्स वाली इक्वेशन लिखी है वैसे ही हम लोग एस वाई लिखते हैं। एस वाई क्या होता है आपके पास? यू वाई टी प्लस में हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ठीक है, इसके अंदर अब यू वाई मेरे पास कुछ था नहीं, राइट। हाफ ए वाई में निकाल चुकी, जो कि क्यू ई बाई एम आया था, और टी टी मैंने अभी निकाला था एक्स बाई यू का होल स्क्वायर। तो यहाँ से y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर आ गया, तो हम बोल रहे हैं इक्वेशन ऑफ पैराबोला है। तो ये इसका पूरा डाइसेक्शन कर दिया है, इसके अंदर सारी टर्म्स है, सारी इक्वेशंस है, सारे वेरिएबल्स की फॉर्म में आ गया। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। चलो ये क्वेश्चन करके बताओ फिर। फाइंड टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। अब ऐसे यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये एक चार्ज है Q जिसका मास m है और ये लेंथ L से हैंग कर रखा है। अब आपको टाइम पीरियड निकालना है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला बता सकता है कोई? पेंडुलम के टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला होता है? 2 पाई अंडर रूट By root L by L. L बाई जी, यही फॉर्मूला होता है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, तो अब बताओ क्या कैसे करोगे सॉल्व? जी जी क्या लेंगे हम यहाँ पे?
हम यहाँ जी लेते हैं, Acceleration. जी इफेक्टिव लेंगे। अब देखो एक जी तो आपको पता है कि लग रहा होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो तो है ही है। बट यहाँ पर आपके पास एक और एक्सेलरेशन है। अगर ये प्लस क्यू चार्ज है तो एक एक्सेलरेशन वो जो हमने पीछे अभी निकाली है ना, ए वाई कितना आया था आपके पास, क्यू Q ई equal M. बाई एम। सो ये यहाँ पर आपके पास चार्ज क्या है, क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं ई, और मास आपको दे रखा है एम। सो आपके पास जो जी है वो दोनों ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो आपके पास जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा, जी प्लस में क्यू ई बाय में एम। ये आप यहाँ पुट कर देंगे, आपके पास टाइम पीरियड आ जाएगा। सिंपल सा सवाल था। नेक्स्ट पे आ जाओ। ऐसे ही आपको प्लेट्स दे रखी है प्लस माइनस, और यहाँ पर एक चार्ज को हैंग किया गया है, क्यू चार्ज ले लीजिए, मास एम है, बट बोला गया है कि ग्रेविटी फ्री स्पेस है, तो कितना मिनिमम वेलोसिटी दें कि ये जस्ट कंप्लीट कर ले सर्कल। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़ा है ना, मिनिमम वेलोसिटी कितनी देनी पड़ती है टू कंप्लीट द सर्कल, याद है किसी को, वी मिनिमम कितनी देनी पड़ती है टू कंप्लीट द सर्कल। वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़ा है ना, पढ़ा है बच्चों, √5 GR, वेल डन, √5 GR। बट यहाँ पर ग्रेविटी फ्री स्पेस है तो जी तो आएगा नहीं, तो जी यहाँ पर कौन सा आएगा, ये वाला जी आएगा। तो यहाँ पर वी मिनिमम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √5 G इफेक्टिव लेंगे हम लोग, जी इफेक्टिव, और आर सपोज इसका रेडियस था, ये आर आ जाएगा। तो जी इफेक्टिव की वैल्यू कितनी हो जाएगी, चार्ज अगर क्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, बाय में एम। सपोज ग्रेविटी फ्री स्पेस नहीं होता और ये प्लस क्यू चार्ज है, तो एक जी और ऐड हो जाता, जी इफेक्टिव में जी प्लस में क्यू ई बाई एम हम इस फॉर्मूले के अंदर पुट करते हैं। क्लियर है। तो ऐसे बहुत तरीके के सवाल बना सकते हैं वो प्लेट्स के बीच में कुछ कुछ चीजें करके, प्रोजेक्टाइल भी लगा सकते हैं प्लेट्स के बीच में। चलें आगे अब, चलिए देखिए अब आगे जो है टॉपिक वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस मतलब एक पॉइंट की बात नहीं कर रहे, चार्ज आपके पास कुछ एरिया में है, तो उस केस में एक स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या लिखेंगे, डी क्यू बाय में 4πε0r²। जैसे क्यू की वजह से किसी पॉइंट पर आप कैसे निकालते हो, क्यू बाय 4πε0r²। सो जब कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, सपोज एक स्फीयर ही है, तो उसमें हम एक छोटा सा चार्ज लेते हैं डी क्यू, उसकी वजह से किसी पॉइंट के ऊपर आप निकाल रहे हो। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। अब अलग अलग केसेस बन जाते हैं, सपोज आपके पास एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उस केस में डीक्यू क्या हो जाएगा, लैम्डा डीएल। लैम्डा क्या है, मास चार्ज पर यूनिट लेंथ, यही होता है। जैसे अगर हम लैम्डा लिखें तो होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। अगर आपके पास डीक्यू की फॉर्म में है तो हम इसको क्या लिखते हैं, डीक्यू चार्ज इन डीएल लेंथ, ये। तो यहाँ से आपके पास डीक्यू लैम्डा डीएल आ गया। सिमिलरली अगर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो सिग्मा डीएस लिख देते हैं, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन है तो रो डीवी लिख देते हैं। इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को हम यूज करते हैं जब हम लोग गॉस लॉ की हेल्प से अलग अलग जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज रिंग अलोंग द एक्सिस। एक मान लीजिए चार्ज रिंग है, इसके ऊपर प्लस 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 चार्ज है सपोज, और किसी पॉइंट के ऊपर मैं इस रिंग की वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहती हूँ, तो सेंटर से जो ये डिस्टेंस है, सपोज यहाँ अब एक्सप्रेशन में डी है, जनरली एक्स लेके भी सॉल्व कर देते हैं, ये डी हो गया। ठीक है, इस पूरे पे चार्ज कितना है, प्लस क्यू है, रेडियस सपोज इसका कितना है, आर है। तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, ये आपको याद रखनी है, क्यू डी बाय में 4πε0 d² प्लस r² की पावर 3/2। वो आपका तरीका है कि आप उसको कैसे याद करना चाहते हैं। क्लियर है सबको। अब जैसे मैं सेंटर की बात करूं, एक रिंग के सेंटर की बात करें, तो एक छोटा चार्ज अगर लेंगे तो इसकी वजह से इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके अपोजिट एक चार्ज है, इसकी वजह से इस तरफ, तो सारा जीरो बनना चाहिए, सिमेट्रिक है। तो यहाँ से भी देखो, अगर डी की वैल्यू जीरो कर दी सेंटर पे, मतलब डी की वैल्यू जीरो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। अब इस पे ना काफी और भी कॉन्सेप्ट होते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल आपसे ये पूछ लें कि कितने डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम आ रहा है, तो ये किसी ने किया हुआ है सवाल, यस मैम, करा है ना। हाँ, तो इस तरीके के सवाल आपको घुमा सकते हैं, या फिर ग्राफ पूछ सकते हैं, कुछ ऐसे ऐसे ग्राफ आता है, सपोज आपके पास आई थिंक डिस्टेंस भी आता है x/d/√2 प्लस माइनस d/√2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम जाता है। फिर वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वो जो डिस्टेंस की वैल्यू है वो आप इसमें पुट करते हैं। मैं आपको एग्जैक्टली बता देती हूँ कितना डिस्टेंस है, याद है किसी को। इसको हम लोग कैसे करते हैं, डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू डी, एंड हम इक्वेट कर देंगे जीरो के साथ
तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी जहां पर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हाँ जी, प्लस माइनस आर बाय रूट टू, प्लस माइनस आर बाय रूट टू, नॉट डी बाय रूट टू, आर बाय रूट टू पे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। सो ऐसे अगर मान लीजिए ई और आप एक्स के बीच में ग्राफ बनाते हैं ना, तो ऐसे कुछ आएगा, ऐसे। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है ये आपके पास प्लस आर बाय टू है, और ये जो डिस्टेंस है ये क्या आपके पास माइनस आर बाय टू है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या जा रही है, मैक्सिमम जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स से क्या समझते हो बेटा? बताओ क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स? मैम किसी सरफेस में से कितनी फील्ड लाइंस जा रही हैं कितनी परपेंडिकुलर? फील्ड लाइन जा रही यस, सो आपके पास टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस नॉर्मल ड्रॉन टू अ सरफेस, फ्लक्स पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है, जैसे मान लो आपके पास कोई भी एरिया है, ये है, इसमें से मान लो सपोज 2 फील्ड लाइंस गई, तो फ्लक्स कितना हो गया यहाँ पे, 2 हो गया। ठीक है, तो अगर मैं फ्लक्स बाय में एरिया कर देती हूँ तो वो मुझे क्या देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड देता है। ठीक है, अगर मैं मान लीजिए स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रही हूँ, सपोज डीई, तो आप इसको कैसे लिखते हो, डी फाई की बात करते हैं, डी फाई इज इक्वल टू क्या लिखते हो आप, ई डॉट डी ए, ऐसे। टोटल फ्लक्स क्या लिखते हो, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए। क्लियर है सबको? यस मैम। ओके, सो ये क्वेश्चन का आंसर बता दो मेरे को, फाइंड फ्लक्स थ्रू गिवन सरफेस। अब जैसे मान लीजिए कि आपके पास परपेंडिकुलर ही है कोई चीज, मान लीजिए ये मेरी कॉपी, ये सरफेस था, इसके परपेंडिकुलर ही लाइंस है, तो मैं सिंपली ई डॉट ए कर देती हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में एंगल लेते हैं हम लोग, तो अगर 90 पे है तो सिंपली क्या हो जाता है, ई हो जाता है। सॉरी 9, यस। अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में एंगल 90 है, तो कैसे ड्रॉ करेंगे? चलो इसका आंसर निकालो, उसी से आपको क्लियर हो जाएगा एंगल का कॉन्सेप्ट। एरिया मान लो इसका कितना है, पाई आर स्क्वायर बन जाएगा। एरिया एक वेक्टर होता है कि स्केलर होता है बच्चों? वेक्टर। वेक्टर होता है, और एरिया का वेक्टर कैसे दिखाते हैं हम लोग, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। सो एरिया वेक्टर यहाँ पर ये हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है कुछ ऐसे, मान लो यहाँ पर ऐसे रिंग है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, एरिया ऐसे है। तो फ्लक्स में आपको एंगल किसके बीच में देखना होता है, ई और ए के बीच में देखना होता है। तो एंगल आपको क्या लेना पड़ेगा यहाँ पे, ये वाला 60 डिग्री, ये वाला नहीं आएगा। ये कॉन्सेप्ट इसीलिए मैं यहाँ हाईलाइट कर रही थी कि इस एंगल में प्रॉब्लम आती है कई बार। सो यहां से अब आप निकाल लो, क्या हो जाएगा आपके पास, ई ए कॉस 60, ई डॉट ए करेंगे ना, इसको ओपन कर लेंगे, ई ए कॉस 60। सो यहाँ से कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, हाफ। हाफ। तो ई ए बाय में हाफ, या ई पाई आर स्क्वायर बाय में 2। ये छोटी छोटी बातें हैं, इसी पे आपके क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। क्लियर है सबको? यस मैम। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ जी, एक बात याद रखिए, जब भी हम 2D एरिया लेते हैं ना, तो आप एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ऊपर भी ले सकते हैं और नीचे भी ले सकते हैं, उसको आपको कोई क्वेश्चन गलत नहीं करेगा। लेकिन अगर मान लो आप 3D ले रहे हैं, तो 3D में हमेशा एरिया वेक्टर कौन सा लेना होता है, जो आउटवर्ड डायरेक्शन होती है। जैसे मान लीजिए अगर मैं 3D ये वाली ले लेती हूँ, ये बुक ले लेती हूँ, तो इसके अंदर किधर आएगा, बाहर की तरफ, ये वाला। अगर मैं इसके ऊपर निकाल रही हूँ फ्लक्स कितना है, तो एरिया वेक्टर बाहर की तरफ। क्लियर है ये बात सबको? यस मैम। यस मैम। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब गॉस लॉ सबको पता है, क्या होता है गॉस लॉ, बताइए। स्फेरिकल में जो फील्ड लाइन पास होती है। ओके, देखो सबसे पहले सिंपल अगर हम देखें गॉस लॉ क्या है बेटा, टोटल फ्लक्स अक्रॉस अ क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1 बाय ई नॉट टाइम्स द एल्जेब्रिक सम ऑफ एनक्लोज्ड चार्जेस। जैसे मान लो आपके पास कोई भी एरिया है, इसके अंदर आपके पास क्या है, प्लस क्यू, प्लस 2Q, माइनस क्यू, ऐसे चार्जेस हैं। मुझे निकालना है इसमें से फ्लक्स कितना है। तो फ्लक्स क्या होता है आपके पास,
जो चार्ज एनक्लोज्ड है, हो सकता है बाहर भी चार्जेस हैं, जैसे +3q हो गया, -4q हो गया, बाहर भी चार्जेस हो सकते हैं, मुझे चाहिए एनक्लोज्ड सरफेस, एक गॉसियन सरफेस हम लेते हैं। गॉसियन सरफेस लेने के कुछ तरीके होते हैं, वो किस तरीके से लेते हैं कि भाई गॉसियन यानी सरफेस एरिया, जो एरिया होता है वो, चलो वो कंडीशन मैं आपको बताती हूँ, पहले इस पे आओ। यहाँ पर देखिए सिंपल डेफिनेशन क्या कहती है, बहुत सारे चार्जेस है, इसके अंदर चार्जेस है, बाहर चार्जेस है, तो चार्ज एनक्लोज्ड जो होता है वो आपके पास क्या हो गया यहाँ पे, +2q बाय में एप्सिलॉन नॉट, ये होगा इस एरिया से फ्लक्स। ठीक है, गॉस लॉ एप्लीकेबल किस पे है, फॉर बोथ पॉइंट चार्जेस एंड चार्ज्ड बॉडीज। ठीक है, फ्लक्स को अभी हमने पीछे देखा, फ्लक्स को क्या लिखते हैं हम लोग, ई डॉट डी एस। तो यहाँ पर जब हमारे क्लोज सर्फेसेस है ना, तो यहाँ पर हम एक कर्व लगा देते हैं ऐसे, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू q बाई एप्सिलॉन नॉट। गॉस लॉ एप्लीकेबल है फॉर कॉन्टिन्यूअस एंड क्लोज सर्फेसेस ओनली इफ देयर इज नो चार्ज विद इन द सर्फेस। मान लीजिए सर्फेस के अंदर कोई चार्ज नहीं है, और व्हेन नेट चार्ज इनसाइड सरफेस इज जीरो, या नेट ही चार्ज जीरो बन जाता है, उस केस में कोई फ्लक्स नहीं आएगा सरफेस से। ठीक है, उसके बाद जो प्रॉपर्टी है, तो ऐसे इन्होंने वैसे लिखा है, इसको छोड़ सकते हो आप। नेक्स्ट पे आ जाओ। नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर अ क्लोज सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ, जो फ्लक्स है वो किस किस से इंडिपेंडेंट है, नेचर, शेप और साइज ऑफ द गॉसियन सरफेस। ठीक है, साइज ऑफ द गॉसियन सरफेस पे नहीं मैटर करता, नेचर क्या है, शेप क्या है, पैटर्न ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे मैंने कहीं पर भी कोई चार्ज रखे हैं, इस पे डिपेंड नहीं कर रहा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, ये चार्ज अंदर मोशन में है, रेस्ट पे उस पर डिपेंड नहीं कर रहा। प्रेजेंस ऑफ चार्ज आउटसाइड द सर्फेसेस, जैसे बाहर वाले जो ये थे, इनकी वजह से इफेक्ट नहीं हो रहा। नो नेट फ्लक्स ड्यू टू आउटसाइड चार्जेस। यहाँ पर मैं एक पॉइंट हाईलाइट करना चाहती हूँ कि मान लीजिए आप जब भी डेरिवेशंस करते थे, ये जो E डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन, क्यू तो होता है एनक्लोज चार्ज इन द गॉसियन सरफेस जो अंदर है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की किसी क्वेश्चन में वैल्यू पुट करनी पड़ जाए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जिस पॉइंट पर आप देख रहे हैं वो सभी चार्जेस की वजह से निकालना होता है। याद रखोगे ये बात? यस मैम। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, आपको सिंपल सिंपल सवाल आ जाते हैं, जैसे मान लीजिए कि पहला क्वेश्चन है, इफ चार्ज क्यू इज सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ द क्यूब। ये आपके पास मान लो एक क्यूब है और इसके सेंटर पे कोई चार्ज रखा है। ठीक है, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ईच सरफेस ऑफ द क्यूब इज, कितना होगा? पूरे 1/6। यस, पूरे क्यूब से तो आपको पता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा, एक सरफेस से कितना बाहर आएगा, 1/6 बाय सिमेट्री। ठीक है, नेक्स्ट पे आओ। इफ अ चार्ज क्यू इज सिचुएटेड एट एनी कॉर्नर ऑफ अ क्यूब, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब इज, मान लीजिए यहाँ इस कॉर्नर पे एक चार्ज रखा है, तो कैसे निकालूंगी मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यहाँ रखा है थ्रू द क्यूब, इस क्यूब से कितना जाएगा, 1/8 टाइम हो जाए। 1/8 टाइम्स हो जाएगा। आप इसको क्या करेंगे, इस चार्ज को एनक्लोज कर लेंगे, इमेजिनरी क्यूब बना लो, एक इधर बना लो, एक मतलब इसको एनक्लोज करने के लिए यहाँ नीचे आपके पास 4 बन जाएंगे और ऊपर 4 क्यूब बन जाएंगे, तो पूरे में से क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट जाएगा, तो एक क्यूब में से कितना जाएगा, 1/8 टाइम्स जाएगा। ये बात सबको समझ में आ गई? यस मैम। नेक्स्ट पे No, आओ। ma'am. चार्ज नहीं आई, इसको ऐसे इमेजिन करो बेटा, ये कॉर्नर पे है, ड्राइंग सुंदर करनी पड़ेगी मुझे, रुको ठहरो, मैम इससे ऊपर वाला भी तो 1/6 हुआ था। वो भी नहीं आया। देखो आपके पास जो गॉस लॉ क्या कहता है कि जो फ्लक्स है वो किसके बराबर है, चार्ज एनक्लोज्ड बाय में एप्सिलॉन नॉट, ये होता है। तो यहां पर आप देखेंगे, ये मैंने गॉसियन सरफेस मान लिया कि ये क्यूब ही मेरा क्या है, गॉसियन सरफेस है, तो इसके अंदर जो चार्ज एनक्लोज है, सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है, वो चार्ज एनक्लोज जो इसके अंदर चार्ज है, क्यू बाय में एप्सिलॉन नॉट, वो एक क्यूब से है। सवाल पूछा था एक सरफेस से कितना फ्लक्स जा रहा है, ये तो आपके पास 6 सरफेसेस से जा रहा है, एक सरफेस से कितना हो जाएगा इसका, 1/6 टाइम्स। आई बात समझ में? मैम आ गया समझ। सिमिलरली जब आप इसकी बात कर रहे हैं, आपको चार्ज को एनक्लोज करना पड़ेगा। गॉसियन सरफेस आपकी चॉइस है कि कैसे लेना है कि आपका चार्ज एनक्लोज हो। अभी देखो यहाँ प्रॉपर्टी हमने पढ़ी ना कि नेचर, शेप और साइज ऑफ गॉसियन सरफेस पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, बट हाँ कुछ चीजें हम ध्यान रखते हैं कि हमारे पास गॉसियन सरफेस सिमेट्रिक हो, या एंगल्स जो बनते हैं एरियाज के साथ वो आपके पास 90 हो, 0 हो, जैसे आपके जो डेरिवेशंस होते हैं। तो यहाँ पर अब जैसे मान लो मैंने कॉर्नर पे रख दिया, अब मुझे इसको एनक्लोज करना है, तो मैं क्या सरफेस लूंगी,
एनक्लोज करने के लिए क्या सरफेस लूंगी? अब अगर मान लो मैंने इसके साइड में भी एक क्यूब लगा दिया तो भी एनक्लोज नहीं हुआ, ऊपर से ओपन रह गया ना, तो मुझे एक आगे भी लगाना पड़ेगा ऐसे, मैम आ गया समझ। ठीक है, एक इधर भी लगाना पड़ेगा और ऐसे ही 4 ऊपर लगाने पड़ेंगे, तो वो आ गया ना अंदर की तरफ। अब ये 8 क्यूब हो गए ना, 8 से कितना आएगा? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और 1 से कितना आएगा? 1/8 टाइम्स। नेक्स्ट पे आओ, इफ चार्ज क्यू इज सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ द फेस ऑफ द क्यूब, सेंटर पे सिचुएटेड है सपोज यहां पर, 1/2। इफ अ चार्ज क्यू सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ फेस ऑफ क्यूब, ये आपके पास यस, तो इसमें गॉसियन सरफेस क्या बनेगा? एक ही क्यूब लगाना है आपको, है ना। अब ये एनक्लोज हो गया ना अंदर, तो 2 क्यूब से हो गया, तो 1/2 हो जाएगा एक क्यूब से। नेक्स्ट पे आ जाओ, इफ अ चार्ज क्यू सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ एज ऑफ द क्यूब ऑफ द क्यूब, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब इज, एज ऑफ द क्यूब पे लगा दिया, रेड कलर सबको सही दिख रहा है, यहाँ लगा दिया सपोज। यस मैम। अब इसको एनक्लोज करने के लिए कितने क्यूब्स चाहिए होंगे? मैम 4। 4, तो 1 से आपका निकल जाएगा 1/4। तो ऐसे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट केसेस बना देते हैं। अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। देखो अब ये सारा के सारे जो है, मेरे पास एक बुक थी डीसी पांडे जी की, उसमें से एक स्क्रीनशॉट लिया है मैंने। इसमें ये सारे डिफरेंट आपके जो टॉपिक्स हैं, जैसे पॉइंट चार्ज की वजह से, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल, सॉलिड स्फीयर ऑफ चार्ज, ऑन द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, इनफाइनाइट लॉन्ग लाइन चार्ज, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या फॉर्मूलाज हैं, क्या ग्राफ्स हैं, पोटेंशियल के क्या फॉर्मूलाज है, क्या ग्राफ्स हैं। तो जस्ट गो थ्रू इट, मैं आपको 2 मिनट देती हूँ, आपके ही फॉर्मूले रिवाइज हो जाएंगे। और ग्राफ इंपॉर्टेंट है बेटा, ग्राफ पे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो एक केस जो आपको याद रखना है वो है आपके पास ये वाला, दोनों ही केसेस में, अदरवाइज तो सब सिमिलर ही है। एक बार चेक कर लीजिए। ये किसको याद नहीं है फॉर्मूलाज? शिवम याद नहीं है, तो आज इसको याद करना है, क्योंकि हमारे पास पेपर में इतना टाइम नहीं है कि हम सारे फॉर्मूलाज को निकालने के लिए बैठेंगे। ये फॉर्मूला तो आपको डायरेक्ट उठा के इनसे आगे न्यूमेरिकल करना है बेटा, तो आज याद कर लेना, ठीक है। जैसे पॉइंट चार्ज की वजह से तो पता ही है, किसी भी पॉइंट पर आप निकालोगे तो KQ/R², अगर ग्राफ बनाना पड़े तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R², है तो ग्राफ बन गया। पोटेंशियल का फॉर्मूला, किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर अगर आप पोटेंशियल निकालते हैं तो KQ/R फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये आपके पास ग्राफ हो गया। अब नेक्स्ट जो है यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल, शेल की अगर आप बात कर रहे हो तो अंदर कोई चार्ज नहीं होता, कंडक्टिंग अगर मान लो केसेस हैं, या फिर आपके पास शेल कैसे होता है, हल्का सा थिकनेस होता है उसका ऐसे, तो इस पे चार्ज आउटर साइड में रिजाइड कर रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने दिया ही आउटर साइड में, अभी वो वाले केसेस भी करेंगे जब अंदर चार्जेस वगैरह रखते हैं तो कैसे चार्जेस रीडिस्ट्रीब्यूट होते हैं, वो डिफरेंट केस है। अभी हमारे पास क्या है कि एक चार्ज है, शेल, एक चार्ज स्फेरिकल शेल है, बाहर उस पे चार्ज है, तो अंदर तो कोई चार्ज ही नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर सरफेस पे आपके पास क्या होता है, KQ/R²। यहाँ पर सरफेस पे अगर आप निकालेंगे तो आप क्या इसको इमेजिन कर सकते हैं कि सारा का सिमेट्रिक जब बॉडी होती है, सारा का सारा जो चार्ज है वो सेंटर पे है, तो एक सेंटर पे जो चार्ज Q है उसकी वजह से यहाँ पर जो कि रेडियस डिस्टेंस की दूरी पर है, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, KQ/R²। अगर आप आउटसाइड चले जाएंगे तो सेंटर से डिस्टेंस सपोज आपके पास स्मॉल r है, तो KQ/R², ठीक है। सो आप देख रहे हैं कि सरफेस के ऊपर तो कुछ, सरफेस तक जब आप पहुंच नहीं रहे, जब तक सरफेस नहीं आ रहा तब तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R² है। तो जैसे जैसे देखो रेडियस के ऊपर, रेडियस से आगे अगर आप जाएंगे तो आप डिस्टेंस दूर करते जा रहे हैं ना, तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड घटता चला जाएगा। सो ये आपको थोड़ा ग्राफ याद रखना है। पोटेंशियल की अगर बात करें तो एक सिंगल पावर में आ जाता है, नीचे R² की जगह R हो जाता है। सरफेस पे पोटेंशियल कितना होता है, KQ/R। हमेशा याद रखिए पोटेंशियल के केस में जितना सरफेस पे पोटेंशियल है उतना ही इनसाइड होता है,
इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता है अंदर, लेकिन पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो यहाँ से अब अगर आउटसाइड पे जाएंगे तो वही सेम फॉर्मूला है, के क्यू बाय में आर हो जाएगा, ऐसा ही सेम ग्राफ बनेगा। सॉलिड स्फीयर के केस में थोड़ा सा अलग होता है, वहां पर जब तक आप सरफेस तक नहीं पहुंचते तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो के क्यू आर बाय में कैपिटल आर क्यू। थोड़ा सा ध्यान रखिए, ऐसे भी याद रखेंगे ना कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होता है इसके अंदर टिल सरफेस, ठीक है। जब तक सरफेस नहीं आता तो ऐसे ऐसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में स्ट्रेट लाइन आता है, उसके बाद सरफेस आने के बाद तो सेम फॉर्मूला बन जाता है जो पहले था, के क्यू बाय में आर स्क्वायर। ये आपको याद रखना पड़ेगा। अगर किसी को इसमें डाउट है, डेरिवेशंस देखने हैं, वो आप नोट से देख सकते हैं। मेरा आपको लिंक दे देती हूँ bit.ly/सोफिया मैम, इस पे आपको मेरे सारे नोट्स और लेक्चर्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो ग्राफ बनेगा कुछ ऐसे बनेगा, रिंग वाला तो हमने अभी डिस्कस ही किया था। पोटेंशियल की बात करें तो यहाँ पर आपके पास कितना फर्क आ गया, देखो यहाँ पर के क्यू एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 था, यहाँ ऊपर एक्स नहीं है और नीचे एक पावर कम है, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 है। सेंटर पे पोटेंशियल एक्स को जीरो करने पर के क्यू बाय आर बन रहा है, बट यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो बन रहा था। एक स्पेशल केस है, इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज अगर है तो उस केस में लैम्डा बाय में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, आर इज डिस्टेंस फ्रॉम दी लाइन चार्ज, जो मान लीजिए एक लाइन है ऐसे चार्ज की, तो उससे कितना दूरी है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस का ये फॉर्मूला होता है। सो प्लीज आज इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्लियर है। ग्राफ को दिमाग में रखना है, क्लियर है सबको? यस मैम। Yes, ma'am. ये बहुत बेसिक है, मतलब मैं ये आपको इसलिए बोल रही हूँ याद करने को, क्योंकि सवाल यहाँ से नहीं आएगा, सवाल इससे बनाया जाएगा आगे, इन चीजों को आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। हमेशा याद रखिए, पोटेंशियल एनर्जी एक सिंगल चार्ज की वजह से नहीं होती, दो का पेयर होना जरूरी है एटलीस्ट, ठीक है। मान ली अब एनर्जी क्या है, जैसे सपोज मैंने एक चार्ज ला के रखा, मुझे कुछ काम नहीं करना पड़ा, लेकिन एक दूसरा चार्ज मैं लेके आ रही हूँ उस फील्ड के अंदर, तो मुझे कुछ वर्क डन करना पड़ता है, दैट इज स्टोर्ड एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। जो कॉन्फ़िगरेशन बनेगी वहां पर वो स्टोर्ड है, ठीक है। तो मुझे कुछ काम करना पड़ेगा, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि एक चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, दो तो होने चाहिए मिनिमम। सो क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी? इट इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट और वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू देयर रिस्पेक्टिव पोजीशन। जैसे मैं पहला चार्ज इन्फिनिटी से लेके आई, आसपास कोई फील्ड नहीं था, आराम से ले आई मैं। दूसरा मैं अगर मान लो चार्ज लेके आ रही हूँ, तो क्या होगा, हमें स्लोली स्लोली उसको लेके आना होता है, ये इसको रिपेल करता है, ठीक है। तो अब इसको इसके पास ले जाने के लिए मुझे कुछ काम करना पड़ रहा है ना, राइट। तो वहां से आती है पोटेंशियल एनर्जी। अब जैसे थर्ड लेके आऊंगी तो थर्ड में भी मुझे काम करना पड़ेगा, अब यहाँ पर दो के फील्ड हो गए हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी जैसे मान लीजिए तीन चार्जेस की मुझे निकालनी है, तो पोटेंशियल एनर्जी फर्स्ट पेयर क्या है 1 2, सेकंड पेयर क्या है 2 3, और थर्ड पेयर क्या बनेगा आपके पास 3 1, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, के Q1 Q2 बाय में R, ओनली R, नॉट R स्क्वायर। जैसे मान लीजिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हो तो नीचे R स्क्वायर आता है, पोटेंशियल में नीचे सिर्फ R आता है, ये आता है के क्यू बाय आर स्क्वायर, ये आता है के क्यू बाय में आर, और पोटेंशियल एनर्जी में क्या आता है के Q1 Q2 बाय में आर। 4 पॉइंट चार्जेस है, तो ये हो गया। अब देखिए इसमें आपको जेई में कैसे फंसा सकते हैं, हो सकता है कोई टर्म मिस हो जाए, ठीक है। तो टर्म मिस ना हो उसके लिए आप याद रख सकते हो एक सिंपल सा फॉर्मूला, नंबर ऑफ पेयर्स क्या है n इंटू एन माइनस 1/2। जैसे मान लीजिए 3 चार्जेस थे, तो 3 इंटू 3 माइनस 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 3 टर्म्स आनी चाहिए पोटेंशियल एनर्जी की, ठीक है। सिमिलरली मान लो नीचे वाले केस में 4 थे, तो 4 इंटू 4 माइनस 1/2, तो 4 इंटू में 3 बाय में 2, 2 1 2 2 ये होनी चाहिए 6 पेयर्स, तो 1 2 3 4 5 6 पेयर्स है। तो हो सकता है ऐसे सवाल तक बना दे जहां 15 15 12 12 पेयर्स हो, तो कुछ गड़बड़ नहीं हो उसके लिए आप ये याद रख सकते हो। रेगुलर हेक्सागन बना दिया या बड़ी बड़ी शेप्स बना दी, सो उसमें आपको पूछ लेंगे, सिंपल होता है सवाल, बस थोड़े से कंफ्यूजिंग हो जाते हैं जब बहुत सारी टर्म्स हो जाती है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। पोटेंशियल क्या होता है? मान लो मुझे कोई एक चार्ज को, देखो डेफिनेशन देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, मुझे यहाँ पर बताना है पोटेंशियल क्या है, वो क्या है, डिफाइन एज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू गिवन पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोल रहे हैं कि यहां से यहां लाने में
जो मुझे काम करना पड़ा वो आपके पास पर यूनिट चार्ज, ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये हो जाएगा आपके पास, मान लो ये पॉइंट ए था और ये पॉइंट बी था, इन्फिनिटी से मैं कोई चार्ज उठा के लेके आ रही हूँ, तो मैं कैसे लिखती हूँ, वी ए माइनस में वी बी इज इक्वल टू वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू बी पॉइंट डिवाइडेड बाय में दैट चार्ज, जिस आप चार्ज को लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो वर्क डन क्या हो जाता है, क्यू इंटू में पोटेंशियल डिफरेंस, इसको हम डेल्टा वी भी लिख देते हैं। ठीक है, जैसे एनर्जी जो आप निकाल रहे हो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, पीछे जो हमने किया ना, पोटेंशियल डिफरेंस निकालो दो पॉइंट्स के बीच में, इनटू में चार्ज। ठीक है, जैसे मान लो इस चार्ज को मैं इंफिनिटी से उठा के ला रही थी, एक चार्ज रखा था पहले ही, अब सेकंड चार्ज को मैं लेके आ रही हूँ, तो इस चार्ज की वजह से यहाँ पर पहले देखो पोटेंशियल कितना है, और जिस चार्ज को आप लेके आ रहे हो उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। वर्क डन जो है वही तो है आपके पास, यहाँ वर्क डन पर यूनिट चार्ज है। ठीक है, ये कुछ चीजें हैं जो आप पढ़ सकते हो। फॉर्मूला जो आता है आपके पास क्या आता है, के क्यू बाय में आर आता है। ओके, अब जैसे प्लस की वजह से आप देख रहे हो प्लस के क्यू बाय आर है, माइनस की वजह से माइनस के क्यू बाय आर, दिस इज स्केलर, पोटेंशियल इज स्केलर। ठीक है, तो विद चार्ज साइन आप रखेंगे, और हम इन्फिनिटी पे पोटेंशियल कितना मानते हैं बच्चों, जीरो। हम 0। यस, ओके, सो जिस तरीके से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देखा था एक चार्ज रिंग की वजह से, वैसे ही पोटेंशियल भी देख सकते हैं। उसका फॉर्मूला क्या होता है, क्यू बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस में कैपिटल आर स्क्वायर। सेंटर पे क्या हो जाएगा, ये आर जीरो हो जाएगा, तो ये पोटेंशियल हो जाएगा। फिर आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस। इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए एक लाइन है, चार्ज्ड लाइन है, तो अगर मुझे इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना हो तो मैं कैसे ड्रॉ करूंगी, एक सिलेंडर ड्रॉ करती हूँ इस तरह, ऐसे फील्ड लाइंस आएंगी ना हर जगह, आगे की तरफ आएंगी पीछे की तरफ जाएंगी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ना वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए। वर्क डन क्या है, इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस, जीरो होगा। अभी देखो ना वर्क डन क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू में चार्ज, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है, जहां हर जगह पोटेंशियल सेम है, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल कितना हो जाएगा, जीरो, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, 0। जीरो। ठीक है, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, अब थोड़ा डायपोल की बात करते हैं। डायपोल सबको पता है क्या होता है, पेयर होता है ना चार्जेस का, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू लेते हैं, उनके बीच में डिस्टेंस हम 2l या 2a लेते हैं, तो एक क्वांटिटी p दैट इज इक्वल टू q इनटू में 2a, ये होता है इलेक्ट्रिक डायपोल। सबको समझ में आया? Yes, ma'am. यस मैम। अब इसमें देखिए अलग अलग फॉर्मूलाज निकलते हैं। फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, जैसे मान लो ये प्लस क्यू चार्ज था, ठीक है, ये माइनस क्यू चार्ज है, और इसकी वजह से मैं इसी लाइन के अलोंग किसी पॉइंट के ऊपर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहती हूँ तो उसका फॉर्मूला आता है ये। और ये आर क्या है, आर आपके पास है, आर और ए क्या है, बताइए। ए तो आपके पास है, ये जनरली हम पूरा डिस्टेंस लेते हैं 2a। ए अगर आप बात करें तो सिर्फ सेंटर से होता है, और आर होता है सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस जहां पर आप फील्ड निकाल रहे हो। अब ज्यादातर ना ये नहीं पूछा जाता, बट फिर भी वैसे आप निकाल भी सकते हो। जैसे माइनस क्यू की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखो कितना होगा, माइनस क्यू की वजह से होगा टूवर्ड्स, एक E1 आता है, एक प्लस क्यू की वजह से इधर आएगा E2 आएगा, फिर आप नेट निकालते हो, ठीक है, E1 माइनस E2 करके, तो वहां से आप निकाल सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इंपॉर्टेंट क्या है आपके पास, ये नेक्स्ट फॉर्मूला होता है ये वाला। जब हम बात करते हैं जो ये डिस्टेंस है जिस पॉइंट पर आप निकाल, देखो डायपोल प्लस और माइनस क्यू चार्ज की आप बात कर रहे हो तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बहुत क्लोज होते हैं, और उनके सेंटर से कोई डिस्टेंस दैट इज वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। ठीक है, तो उस केस में हम क्या कर देते हैं, ये नेग्लेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहां से आपके पास ये फॉर्मूला बन जाता है 2p में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, और इसको आप जनरली कैसे याद करते हो, 2kp में r क्यूब, ऐसे ही करते हो ना, Yes, 2kp ma'am. by r क्यूब। ठीक है,
डायरेक्शन किधर होता है, अवे होता है। माइनस क्यू से प्लस क्यू अगर आप जा रहे हैं तो इस तरफ आएगा, नेट नेट जो आएगा इस तरफ आएगा। अच्छा, मैम उसके ये बाद क्या होगा? k इज 1/4πε0 ना, ये वाला वैल्यू। ओके ओके। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ अब। फील्ड एट अ पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल। जैसे मान लो ये माइनस क्यू था, ये प्लस क्यू था। इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है, जो इसको परपेंडिकुलरली काट रही होती है, इसके ऊपर आपको फील्ड चेक करना है। तो वो ये फॉर्मूला होता है, p बाय में 4πε0 r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2। अगर किसी को इसका डेरिवेशन वगैरह कुछ भी आपको चेक करना पड़े कभी भी, जैसे देखिए हमें जनरली सीधे फॉर्मूले याद नहीं होते जब तक हमें ये नहीं पता होता फॉर्मूला आया कैसे है। तो मेरा तो यही तरीका हुआ करता था कि मैं एक बार, क्योंकि बहुत बार जब आप रिवीजन कर लेते हो अपने डेरिवेशन को, जस्ट आपको एक बार देखना होता है कि इसमें कैसे आया था, तो आपको फॉर्मूला अपने आप याद रह जाता है। ठीक है, सो अगर किसी को देखना हो तो मैंने बिटली लिंक शेयर किया, आप उस पर चेक कर सकते हो। अब जैसे इस पॉइंट के ऊपर जो फॉर्मूला आपको याद रखना है, सपोज किसी भी पॉइंट पे आप निकाल रहे हो, यहाँ निकाल रहे हो, तो ये वाला याद करते हो। इसको याद कैसे करते हैं हम लोग, KP बाय में x क्यूब। तो यहाँ से आपको वैसे भी याद रह जाएगा कि इक्वेटोरियल लाइन पे जो है ना वो आधा होता है एक्सियल का। एक्सियल पे आया 2kp बाय आर क्यूब, यहाँ पर आया kp बाय में आर क्यूब, आधा हो गया ना। और इसका डायरेक्शन किधर होता है, नेगेटिव साइड, ऐसे। ठीक है, और ये आता कैसे है ये भी मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि ये चीजें ना सिंपल फॉर्मूले पे तो बहुत कम ही चांस है कि कोई क्वेश्चन आए। तो ये देखिए, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स चार्ज होता है माइनस क्यू का, और प्लस क्यू का किधर होगा, अवे होगा। तो ये आपके पास डिस्टेंस जो है बराबर है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा बनते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसको अगर हम कंपोनेंट में करें तो एक कंपोनेंट आएगा इधर नीचे वाले का देखिए, और एक आएगा नीचे। ऊपर वाले का देखेंगे तो एक इधर ही आएगा और एक आएगा ऊपर। तो ये ऊपर नीचे वाले कैंसिल हो गए, तो एक ही डायरेक्शन बचती है, माइनस क्यू की तरफ। समझ में आ गया? यस चलिए नेक्स्ट पे मैम चलते हैं। क्या कह रहे हो बेटा, नहीं आया? मैं यस बोला था, आ गया समझ। ओके ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू डाइपोल। जैसे मान लो ये डाइपोल है माइनस क्यू प्लस क्यू, और मुझे किसी पॉइंट के ऊपर फील्ड निकालना है, ऐसे ही रैंडम किसी एंगल वाले पॉइंट पे, जैसे थीटा एंगल के ऊपर मुझे निकालना है, और ये पॉइंट कितना डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे। तो ये फॉर्मूला होता है बेटा, p बाय में 4πε0 r क्यूब इंटू √3 cos स्क्वायर थीटा प्लस में 1। ठीक है, ये आपको याद ही रखना पड़ेगा। डेरिवेशंस हैं बट ये इतने डेरिवेशंस भी अब नहीं हो पाएंगे, सो ये चीज ऐसे ही याद करो। मैम, ये फॉर्मूला किसके लिए होता क्या कह रहे हो बेटा? है? ये वाला फॉर्मूला किसके लिए होता है, cos स्क्वायर थीटा प्लस? ये वाला फॉर्मूला एट एनी पॉइंट ड्यू टू डायपोल अगर फील्ड निकालना है तब यूज करना है। जैसे एक तो हो गया एक्सियल, जब उसी की अलोंग उसी की डायरेक्शन में देख रहे हो, एक हो गया परपेंडिकुलर वाला, और एक फिर कोई भी रैंडम पॉइंट अगर आप ले रहे हो। समझ में आया? जैसे मान लो Yes, इसमें अगर मैं थीटा को 90 कर देती तो इक्विटोरियल वाला बन जाता ना, ये पूरा कैंसिल, ये सारा खत्म, 1 हो गया। तो ये देखो सेम फॉर्मूला बन रहा ना, क्यू p बाय में 4πε0 r क्यूब। ओके। इससे दोनों बन जाएंगे ऊपर वाले भी। चलिए अब बात करते हैं टॉर्क ऑन डायपोल। एक जो डायपोल है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तो उस पर टॉर्क लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगता है। प्लस क्यू पे लगेगा इन दी डायरेक्शन ऑफ फील्ड, माइनस क्यू पे लगेगा इधर। तो ये ऐसे फोर्स जो लग गया, एक इधर, और ये लाइन ऑफ एक्शन सेम है तो ये घुमा देगा इसको। तो जो टॉर्क लगता है दैट इज इक्वल टू पी क्रॉस में ई। पी का डायरेक्शन हमेशा याद रखो किधर से किधर होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो टॉर्क आ गया पी क्रॉस ई यानी पी साइन थीटा। फिर आता है आपके पास वर्क डन इन रोटेटिंग अ डायपोल। अब सपोज कि ये ऐसे घूम रहा था, लेकिन मैंने इसको क्या किया, फोर्स लगा के अपोजिट एक मैं टॉर्क लगाती हूँ और मैं इसको किसी और सर्टेन पोजीशन पे लाके खड़ा कर देती हूँ। मान लो मैंने यहाँ इसको लगा दिया, θ1 से आप चले गए θ2, ये एंगल जो आप मेजर कर रहे हो विद हॉरिजॉन्टल ले रहे हो। तो जो वर्क करना पड़ा वो किसके बराबर आता है, पीई cos θ1 माइनस में cos θ2। दिस इज वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। जो एक टॉर्क था इसके अगेंस्ट आपने काम किया है। तो हमेशा याद रखो इनके क्वेश्चंस जो आते हैं ना वो कैसे आते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, उसकी वजह से जो आपका वर्क डन आता है वो आपके पास किसके बराबर आता है, वर्क कंजर्वेटिव, वो आता है आपके पास
PE cos θ2 माइनस cos θ1 ऐसे आता है। ठीक है, फिर उसका हम नेगेटिव लेते हैं। ये हमेशा याद रखो, बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज होता है, जो मैंने आपको पहले बताया था, वर्क एनर्जी थ्योरम है, वर्क एनर्जी पावर के बहुत सारे कॉन्सेप्ट अलग अलग चैप्टर्स में यूज होते हैं, तो ये भी एक काफी बार यूज होता है। डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ नेगेटिव ऑफ वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्सटर्नल। तो डब्ल्यू एक्सटर्नल यहां से अब इस कंजर्वेटिव फोर्स के आगे नेगेटिव लगाएंगे तो ये बन जाता है। समझ में आया? यस मैम। वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स आएगा PE cos θ2 माइनस cos θ1, ये आता है। ठीक है, इसका नेगेटिव ले लेंगे अगर हम, तो वर्क एक्सटर्नल के बराबर आ जाता है। तो यहाँ पर हमने वर्क एक्सटर्नल लिखा है, ये PE cos θ1 माइनस cos θ2। फिर आगे फॉर सिंप्लीफिकेशन क्या किया जाता है, डेल्टा यू किसके बराबर आ जाएगा, इसका नेगेटिव, नेगेटिव ऑफ दिस कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये आपके पास आ जाता है PE cos θ2 माइनस cos θ1, माइनस आ जाता है। अब हम क्या करते हैं, कॉस जो, जैसे हम लोग इन्फिनिटी पे पोटेंशियल जीरो मानते हैं ना, इस पर्टिकुलर केस में एक पोजीशन के ऊपर हम पोटेंशियल जीरो मानते हैं। कौन से पे मानते हैं, 90 डिग्री पे। तो θ1 को हम लोग 90 ले लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो डेल्टा यू है किसके बराबर बन गया, माइनस पी कॉस θ2, और इसका एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला निकाल देते हैं लोग, क्या, माइनस पी ई कॉस थीटा। ठीक है, तो ये जब आप लिख रहे हो, इसका मतलब एक एंगल जो लिया गया है वो रेफरेंस एंगल कौन सा, 90 पे था। तो यहां से आप क्या कर सकते हो, डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस में पी डॉट ई, ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अब जैसे मान लो मुझे निकालना है, मैंने 30 डिग्री से 60 डिग्री पे घुमा दिया, सपोज 30 से 60 चला गया, सो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल आप करते हैं। तो यहाँ पर आप क्या क्या करेंगे, पीई कॉस 6 माइनस पीई, माइनस पी डॉट ई है, ये याद रखो। पहले लिखेंगे आप माइनस पीई कॉस 60 माइनस ऑफ माइनस पीई कॉस 30। तो ऐसे आप फिर पोटेंशियल एनर्जी के चेन से वैल्यूज निकाल सकते हो। क्लियर है? Yes, ma'am. यस मैम। चलो, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ डाइपोल, डाइपोल्स में भी ऑसिलेशन पॉसिबल है। एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल टेंड टू अलाइन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द यूनिफॉर्म फील्ड। हमेशा क्या है, डाइपोल इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड आना चाह रहा है, आपको दिख रहा है प्लस क्यू इधर आ रहा है, माइनस क्यू इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड आना चाह रहा है ना। अगर इसको आप डिस्टर्ब करते हैं, इट परफॉर्म्स एसएचएम अबाउट द फील्ड डायरेक्शन। अगर आप डिस्टर्ब करेंगे तो क्या होगा, वो ऐसे एसएचएम करने लग जाता है। तो जो उसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला है वो क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट आई बाय पीई। आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डाइपोल अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्लियर है? ये फॉर्मूला है, मतलब जनरली याद रख लेना, कोई सवाल आ जाए तो डायरेक्ट वैल्यूज पुट करनी है। T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई बाय पीई। अब हम करेंगे क्वेश्चंस, तो 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। ठीक है, पानी वानी पियो। ठीक है, फिर हम रिवीजन करेंगे, मतलब जो क्वेश्चंस आपके पहले आए हुए हैं वो सवाल करेंगे। ओके मैम।